थ्योरी ऑफ गैसेज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो गैस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। एटम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु। तो किसी भी गैस का जो सबसे छोटा कण होता है उस छोटे कण को क्या बोला जाता है? परमाणु या फिर एटम बोलते हैं। एटम का खोज सबसे पहले किसने किया था? जॉन डाल्टन नेम्ड साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन नेम्ड साइंटिस्ट ने किया था। कौन से ईयर में किया था? 1808 में, 1808 में जॉन डाल्टन नेम्ड साइंटिस्ट ने किसका खोज किया था? एटम का खोज किया था। लेकिन इससे पहले इंडियन साइंटिस्ट, क्या नाम था? महर्षि कनाद। क्या नाम था? महर्षि कनाद। उन्होंने 6th सेंचुरी बीसी में, कौन से ईयर में? 6th सेंचुरी बीसी में किसका खोज कर लिया था? परमाणु का खोज कर लिया था। ठीक है, तो परमाणु का सबसे पहला खोज किसने किया था? इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कनाद ने किया था 6th सेंचुरी बीसी में। लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो सिद्ध सबसे पहले किसने किया? जॉन डाल्टन नेम्ड साइंटिस्ट ने। तो गैसेस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है? आपका एटम कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब एटम का जनरली जो साइज होता है वो याद रखना है। साइज ऑफ एटम मतलब किसी भी परमाणु का जो आकार होता है वो परमाणु का आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा? ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। कितना लिख सकते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। मतलब 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। क्लियर? नोट करो इसको। अगर कोई सा भी एटम ले लेते हैं तो हमको पता है वो एटम दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक। क्या रहता है? न्यूक्लियस, नाभिक। और दूसरा एटम में क्या उपस्थित रहता है? क्या रहता है? सेल, कक्ष या कक्षा जिसको बोलते हैं। अब नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सेल में क्या प्रेजेंट रहता है? हमको पता है इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार क्या करते रहते हैं? रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। मतलब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूर्णन करता रहता है। घूर्णन कर रहा है, हमको पता है ये कौन सा चार्ज होता है? इसमें नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और इसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्लियर है? तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहलाएगा? अट्रैक्शन फोर्स। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी आपस में क्या होगा? एक बल लगेगा। दोनों प्रोटॉन के बीच में भी आपस में क्या लगेगा? बल लगेगा। उसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आपस में क्या लगेगा? बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपन रिपल्सन फोर्स। क्या बोलेंगे? रिपल्सन फोर्स। तो बल कितने प्रकार का हो जाएगा? टोटल 2 प्रकार का होता है। किसी भी एटम में कितने प्रकार का बल लगता है? 2 प्रकार का बल कार्य करता है। पहला क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, या फिर न्यूक्लियस और किसके बीच? इलेक्ट्रॉन के बीच। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तुम्हारा क्या कहलाएगा? अट्रैक्शन फोर्स, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आकर्षण बल। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और किसके बीच? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तुम्हारा रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। क्लियर है यहाँ मतलब? फिर से अगर एक एटम ले लेते हैं, इस एटम में यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? प्रतिकर्षण बल। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? प्रतिकर्षण बल। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला बल या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसका मान कम होता है। क्या होता है? उसका मान कम होता है। किससे कम होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले बल से। और जब इसी का मान कम हो जाता है तो यहाँ पर जो बल कार्य करता है उस बल को बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? इंटर एटॉमिक फोर्स।
अंतर आणविक बल। क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ पर तक? समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से एक बार देखेंगे, कोई सा भी एटम है, उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। और आकर्षण बल का मान हमेशा प्रतिकर्षण बल के क्या होता है? क्या होता है? ज्यादा होता है। और जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो उस बल को हम क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक फोर्स, अंतर आणविक बल। कम हो जाएगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ज्यादा रहेगा तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर एटॉमिक फोर्स। तब ना वो फोर्स दिखाएगा। कम हो जाएगा तो दिखाई नहीं दे पाएगा। दिखाई क्यों नहीं देगा? जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं। कम हो जाएगा तो खींच नहीं पाएगा। ठीक है, खींच नहीं पाएगा तो हम लोग इस फोर्स को क्या नहीं बोलेंगे? इंटर एटॉमिक नहीं बोलेंगे। तो लिखो द फोर्स एक्सर्टेड between nucleus and electron of any atom, between nucleus and electron of any atom, nucleus and electron of any atom is called interatomic force, is called interatomic force, is called interatomic force। किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक एवं किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आकर्षण बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। क्लियर यहां पर तक? नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मीन फ्री पाथ होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग एक कंटेनर ले लें, कंटेनर सब समझते हो, पात्र ले लें, बर्तन ले लें। अब इस बर्तन में यदि हम लोग गैस को रख देते हैं, किसको रख देते हैं? गैस को रख देते हैं, तो गैस क्या करेगा? कंटिन्यूअसली मोशन करेगा, लगातार क्या करेगा? गति करेगा। गैस के जो अणु या होते हैं या परमाणु जो होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। उनके गुण है कि वो लगातार क्या होते रहेंगे? बहते रहेंगे। अब जब उनका गुण है कि वो लगातार बहते रहेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में लगातार क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, आपस में लगातार टकराएंगे। कोई सा भी दो मॉलिक्यूल आपस में बार बार क्या होता रहेगा? टकराता रहेगा। क्लियर हो क्या? तो मीन फ्री पाथ या मुक्त पथ किसको बोलेंगे? जब कोई अणु, जब कोई एटम, ठीक है, गति कर रहा है और उतनी दूर तक गति करे जब तक कि वो किसी दूसरे एटम से क्या नहीं हो जाता? टकरा नहीं जाता। तो जितने दूर तक वो बिना टकराए गति करता है उसका वो डिस्टेंस क्या कहलाता है तुम्हारा? मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। क्लियर है कि नहीं? फिर से अगर कोई सा भी एक एटम लेते हैं और यहां पर एक एटम है, अब ये एटम बिना टकराए इतना दूर तक पहुंच गया, उसके बाद यहां पे आके टकराया, तो ये जो इतना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा तुम्हारा? फ्री पाथ। क्या कहलाएगा? फ्री पाथ। ऐसी बहुत बार वो करेगा, ऐसी क्या करेगा? बहुत बार करेगा। उन सभी बार का जब एवरेज निकाल दिया जाएगा, औसत निकाल दिया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। कोई सा भी परमाणु जब गति करना प्रारंभ करता है और जितना दूर तक बिना टकराए गति किया उसको बोलेंगे मुक्त पथ। क्या बोलेंगे उसको? मुक्त पथ। अब ऐसा गति वो बार बार दोहराएगा, बहुत बार दोहराएगा, जब बिना टकराए
गति करेगा। तो सभी गति का जब क्या निकाल दिया जाएगा, औसत निकाल दिया जाएगा, एवरेज निकाल दिया जाएगा, तो इस एवरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ। क्लियर है? द एवरेज डिस्टेंस, राइट करो, द एवरेज डिस्टेंस of an atom or molecule, the average distance of an atom or molecule can travel without colliding is called mean free path। किसी परमाणु या अणु के द्वारा बिना टकराए जितनी औसत दूरी तक गति किया जाता है, तो उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्लियर? हो गया। अब देखो अगला टॉपिक है गैसेस लॉ। गैस के नियम। अब गैस के नियम अगर हम लोग लेते हैं, गैसेस लॉ लेते हैं, तो सबसे पहले गैस को समझ लेते हैं। गैस क्या होता है, गैस किसे कहते हैं? कोई बताएगा गैस किसे कहते हैं? कोई भी एक जन जो गैस की परिभाषा दे। एक ऐसा मैटर जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या होने की? फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। ये बेसिक है डेफिनेशन। एक ऐसा मैटर जिसमें बहने का गुण पाया जाएगा, लगातार बहता रहेगा, और जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर उपस्थित होंगे, उनको क्या बोला जाता है? गैस। मतलब एक ऐसा द्रव्य, मैटर मतलब क्या होता है? द्रव्य। एक ऐसा द्रव्य जिसमें बहने का गुण पाया जाएगा, और जिसके अवयवी कण फैले हुए रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, और उसमें गैस के अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो इस तरीके से दूर दूर क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे, तो इसको हम लोग गैस बोलेंगे। अगर यही थोड़े और पास हो जाए इस तरीके से, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? लिक्विड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिक्विड। लेकिन अगर यही सब एक दूसरे से क्या हुए रहेंगे? सटे हुए रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सॉलिड बोल देंगे। क्लियर है? तीनों में अंतर यही होता है, जिसके मॉलिक्यूल एकदम क्लोजली पैक्ड रहेंगे, एकदम चिपके हुए रहेंगे, सटे हुए रहेंगे, तो उसको सॉलिड, थोड़ा सा फैले हुए रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लिक्विड। और जो एकदम दूर दूर उपस्थित रहेंगे वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? गैस। अब इसी गैस को समझने के लिए तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने नियम दिया। केमिस्ट्री में खैर ज्यादा नियम है, ठीक है, 4 या 5 है, बट फिजिक्स में सिर्फ 3 ही नियम पढ़ते हैं अपन। पहला पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। दूसरा पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। और तीसरा पढ़ते हैं अपन गै-लुसाक लॉ। इसमें केमिस्ट्री में एक और आता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो एक और आ जाता है, बट इसमें नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में हमको सिर्फ 3 ही नियम पढ़ने हैं, ठीक है। तीनों नियम बहुत ज्यादा इजी है, तो पहले इसको नोट कर लो गैस का, फिर एक एक नियम को डीपली स्टडी करेंगे।
It was given by Robert Boyle in 1662. It was given by Robert Boyle in 1662. इसे रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में दिया था। इसे रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में दिया था। It was given by Robert Boyle in 1662. It is fundamental gas law. यह गैस का मूलभूत नियम है। According to this law, आगे लिखते जाएंगे, according to this law, volume of a given mass of gas, volume of a given mass of gas, volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure, is inversely proportional to its pressure when the temperature is constant, कॉमा करके लिखेंगे, when the temperature is constant, when the temperature is constant। इस नियम के अनुसार किसी गैस के आयतन का मान, किसी गैस के आयतन का मान उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब उसमें ताप नियत हो, जब उसमें ताप नियत हो, जब उसमें ताप नियत हो। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर, लेकिन कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली, V इनवर्सली 1/P। तो V इज इक्वल टू K/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K/P, क्योंकि वाला साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, K। PV इज इक्वल टू कितना आ गया, K। या तुम क्या लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सा नियम है तुम्हारा, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल नामक वैज्ञानिक ने बताया जैसे जैसे हम लोग आयतन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे दाब का मान क्या होने लग जाता है, कम। और या जैसे जैसे हम लोग दाब बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आयतन का मान क्या होने लग जाता है, कम। कैसे देखेंगे इसका एग्जांपल, एक कंटेनर लेंगे, इसमें पूरा लिक्विड को भर देंगे। मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम 10 है, कितना है मान लेते हैं 10 है। और अब ऊपर से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर। क्या लगाएंगे इसके ऊपर, अब प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, कम। पहले 10 था और ऊपर से दबाने बैठोगे तो 10 से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 7। मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होने लग रहा है, कम। और जैसे ही प्रेशर को हटा दोगे वापिस से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर तक। तो बॉयल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वॉल्यूम को बढ़ाना है तो हमको किसको कम करना पड़ेगा, प्रेशर। और जब नीचे लिख देते हैं तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, दूसरे को घटाएंगे तो पहला बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली लिख देते हैं तो डायरेक्टली मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली लिखते हैं तो एक को बढ़ाने पर दूसरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बॉयल नामक वैज्ञानिक ने बताया यदि आपको आयतन में वृद्धि करनी है तो आपको किसको घटाना पड़ेगा, प्रेशर को। और अगर आप प्रेशर को बढ़ा देते हो तो आपका आयतन अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है यहाँ पर तक। तो आप लोग कौन सा पॉइंट लिखोगे, 1 2 3 4, नोट करो इसको। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। In this law
pressure remains constant in this law pressure remains constant इस नियम में दाब को नियत रखा जाता है इस नियम में दाब नियत होता है दाब नियत होता है volume of given mass of a gas volume of given mass of a gas increases or decreases by 1/273.15 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree Celsius rise or fall in temperature किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के आयतन में वृद्धि या कमी उसके आयतन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 1/273.15 वृद्धि या कमी दर्शाता है इसका सेंस क्या है चार्ल्स लॉ ये बोलता है क्या बोल रहा है चार्ल्स लॉ माना वास्तविक टेम्परेचर क्या है वास्तविक वॉल्यूम क्या है V0 मतलब अभी इसका वॉल्यूम कितना है V0 कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका आयतन कितना है V0 है मान लीजिए अब अगर इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो वास्तविक वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाएगा 1/273.15 इंक्रीज हो जाएगा क्लियर है कि अब इंक्रीज होगा तो किसका इंक्रीज हो रहा है वास्तविक का इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे V0 लिख देंगे अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को 1 और डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए 1 और डिग्री तो अब कितना हो जाएगा फिर से 1/273.15 किसका V0 का 1 और डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ा देते हैं तो फिर से इसमें कितना इंक्रीज हो जाता है बोल रहा है 273.15 V0 का क्लियर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है अगर उस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए उस टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया जाए 1 डिग्री सेल्सियस तो अपने वास्तविक वॉल्यूम से वो कितना बढ़ जाता है बोल रहा है 1/273.15 क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है जैसे मेरे पास 5 रुपया है एक एग्जांपल के अब मेरे में बोला जाएगा कि 1/273.15 बढ़ा दिया गया तो किसका 1/273.15 बढ़ाएगा 5 रुपए का ना पर प्रतिशत है मान लो चलो परसेंटेज है अगर मेरे पास 100 रुपए है और मेरे को बोला गया कि 20% बढ़ाएगा तो किसका 20% बढ़ाएंगे डायरेक्ट 20 लिख देंगे
नहीं, 100 का पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको 20%। वैसे ही हमारा वास्तविक जो आयतन है, ओरिजिनल जो वॉल्यूम है वो कितना है V0। V0 का 1/273.15 बढ़ा दिए तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा V1 इक्वल टू कितना आएगा V0 प्लस V0 अपॉन 273.15। तो V1 इक्वल टू कितना आएगा V0 कॉमन निकल के क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन 273.15। ये क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V0 1 प्लस 2 अपॉन 273.15। तीसरे के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V0 1 प्लस 3 अपॉन 273.15। अब मान लेते हैं कि मैं T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया T डिग्री, तो VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 1 प्लस T अपॉन 273.15। क्यों आया, पहले के लिए 1 था, दूसरे के लिए 2 था, तीसरे के लिए 3 है, तो T के लिए कितना हो जाएगा T। तो ये है तुम्हारा कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, कि यदि हम लोगों को किसी भी गैस का तापमान को T डिग्री बढ़ाना है, कितना डिग्री बढ़ाना है T डिग्री, तो वॉल्यूम में कितना वृद्धि हो जाएगा V0 ब्रैकेट में 1 प्लस T अपॉन 273.15। कैसे नोट करोगे, चलो बोलते जा रहा हूं, नोट करो। माना किसी गैस का आयतन V0 है, let the volume of gas be V0। माना किसी गैस का आयतन V0 है, यदि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना हो तो, यदि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना हो तो if temperature rises to 1 degree Celsius, if temperature rises to 1 degree Celsius, then तब इसको नोट करो बेटा, ये दोनों पॉइंट को नोट करो। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में हमने क्या बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों पॉइंट को नोट करेंगे। हो गया नोट। पुनः नोट करने का पुनः यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, इफ टेम्परेचर राइजेस टू 2 डिग्री सेल्सियस, इफ टेम्परेचर राइजेस टू 2 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको नोट कर लेंगे आप लोग V2 इज इक्वल टू जो सेकेंड बॉक्स में बनाया, इसी प्रकार नोट करने के बाद इन दिस वे, इसी प्रकार इन दिस वे फॉर, नोट करने के बाद लिखा ना इन दिस वे, इसी प्रकार फॉर राइज इन T डिग्री सेल्सियस, राइज इन T डिग्री सेल्सियस, इसी प्रकार T डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि पर, तापमान में वृद्धि पर, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। डन। थर्ड लॉ राइट करेंगे फिर, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक का नियम। थर्ड लॉ है गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक का नियम। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर लॉ, इसे दाब का नियम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर लॉ, इसे दाब का नियम भी कहते हैं। ये पूरा चार्ल्स लॉ का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है?
चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ अभी क्या पढ़े थे हम लोग? अगर हम लोगों को किसी भी वॉल्यूम में अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम में कितना वृद्धि हो जाता है? 1/273.15 का वृद्धि हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। ये प्रेशर के लिए वही चीज बोलेगा। ये किसके लिए बोलेगा? प्रेशर के लिए। यदि किसी टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके प्रेशर में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1/273.15। मतलब चार्ल्स लॉ किसमें इंक्रीज करवाता है? वॉल्यूम में। और तुम्हारा गेलुसाक लॉ किसमें इंक्रीज करवाएगा? प्रेशर में। तो लिखो व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जब आयतन को नियत रखा जाए, व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जब आयतन को नियत रखा जाए तो किसी गैस के, ठीक है ना, तो किसी गैस के दाब में 1/273.15 की वृद्धि हो जाती है, जब उसमें या जब उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाती है। When volume remains constant, लिख लिए यहां तक, the pressure of the given mass of gas, the pressure of the given mass of gas, the pressure of the given mass of gas increases or decreases, increases or decreases, increases or decreases by 1/273.15 of its pressure at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius for each 1 degree Celsius rise or fall in temperature, rise or fall in temperature. क्लियर? अब इसी में जो आप लोग क्या करके बनाए हो, V करके बनाए हो, सबको P करके फिर से कॉपी करो उसी पे, पूरा डेरिवेशन उसमें नोट होगा। तो स्पेस छोड़ दे रहा हो, जितना P है सबकी जगह क्या आ जाएगा? V की जगह P करके कॉपी कर लेना, स्पेस छोड़ दो उतना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे अपनी कॉपी में एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसाक लॉ on the basis of absolute temperature. Explanation of Charles law and Gay-Lussac law on the basis of absolute temperature. मानक ताप के आधार पर चार्ल्स एवं बॉयल के नियम की व्याख्या, चार्ल्स एवं बॉयल के नियम की व्याख्या। तो सबसे पहले लिख लो चार्ल्स लॉ, 2 ही लाइन में कंप्लीट करेंगे, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। चार्ल्स का नियम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V किस पर निर्भर करेगा? T पर। जैसे जैसे हम लोग T के मान को बढ़ाते जाएंगे, तापमान में वृद्धि करते जाएंगे, वैसे वैसे आयतन बढ़ता जाएगा। पढ़ के आए हुए हैं। दूसरा लिख लो गै-लुसाक लॉ, गै-लुसाक लॉ। ये क्या हो जाएगा बताओ?
P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम अपनी कॉपी में, परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस the gas which obeys all three gases law in all conditions of temperature and pressure is called perfect gas। एक ऐसा गैस जो सभी तापमानों में गैस के तीनों नियमों का पालन करता है, उसे परफेक्ट गैस कहते हैं। सॉरी, उसे हिंदी में नहीं लिख पाया ना, आदर्श गैस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल गैस। लिख लो एक लाइन तुम लोग भी, इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल गैस। अब देखो, आदर्श गैस या आइडियल गैस क्या होता है? एक ऐसा गैस जो बॉयल का नियम का पालन करे, चार्ल्स के नियम का पालन करे और गेल-लुसाक के नियम का पालन करे, लेकिन सभी टेम्परेचर पर। ये नहीं कि कोई सा पार्टिकुलर टेम्परेचर पे करेगा तो वो आइडियल गैस नहीं है। अगर हम 1 डिग्री लेंगे तो भी फॉलो करेगा, 50 डिग्री लेंगे तो भी फॉलो करेगा, -10 डिग्री लेंगे तो भी फॉलो करेगा। तो एक ऐसा गैस जो किसी भी तापमान पर, किसी भी टेम्परेचर पर गैस के तीनों नियमों का क्या करता है? पालन करता है। अब 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रेशर लॉ है, जिसको गेल-लुसाक लॉ बोलते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तीनों नियम का जो पालन करेगा किसी भी टेम्परेचर पर, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? आइडियल गैस कहलाएगा। इसको छोड़कर आइडियल गैस के और कंडीशंस है, तो लिखो कंडीशंस ऑफ आइडियल गैस। आदर्श गैस की शर्तें, एक तो हो गया तीनों नियम का पालन करना, 2-3 शर्तें और हैं। Its molecules are infinite small. Its molecules are infinite small. इसके अणु अत्यधिक छोटे होते हैं या अनंतात्मक छोटे होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। There is no force of attraction. There is no force of attraction between its molecules. और तीसरा, दाब एवं आयतन में 1/273.15 की वृद्धि होती है। प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस अप टू 1/273.15। मतलब पहला तो ये तीनों नियम का पालन करे और ये तीनों कंडीशन को भी फॉलो करे, तब वो क्या कहलाता है? आइडियल गैस कहलाता है, आदर्श गैस कहलाता है। और ऐसा पृथ्वी में कोई सा गैस नहीं है जो क्या हो सके? आदर्श गैस हो सके। ठीक है, इट इज इमेजिनरी गैस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक गैस है। ऐसा किसी प्रकार का गैस हमारे पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है जो किसी भी टेम्परेचर पर तीनों नियम का पालन करे, उसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हों
और उनके बीच में कौन सा फोर्स ना लगे, अट्रैक्शन फोर्स ना लगे। ये सारे कंडीशन किसी एक गैस में नहीं हो सकते। क्लियर है यहां पर तक? अब लिखो आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। PV is equal to RT, PV is equal to RT, PV is equal to RT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन ये बना कैसे? तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। उल्टा लिख दिया क्या मैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर से ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? गै-लुसाक्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। ये दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो कैसे दिखेगा? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिखेगा। तो PV इज इक्वल टू KT हो गया। क्या हो गया? PV इज इक्वल टू, तीनों को मिलाने पे भी यही आएगा। ठीक है, K की जगह हम क्या लिख रहे हैं? कांस्टेंट को R। और यहाँ पर R क्या चीज को बताता है? गैस कांस्टेंट। किस चीज को बताएगा? गैस कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? गैस स्थिरांक या गैस नियतांक, स्थिरांक ही लिखना। तो तुम लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले ये लिख लिए, इसके बाद 1 2 3 चारों लाइन को कंबाइन करो, फिर ये वाला पॉइंट को नोट करो। नोट करते जाओ। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल n, देन PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT। नोट करेंगे यहां तक, नोट इट डाउन। पॉज कर दो बेटा।